बच्चों, सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के अंदर आज अपन ब्रिटिश दलीय व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अपन अपने अब तक ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विविध पहलुओं का अध्ययन किया है, विविध अंगों का, संविधानिक संसदीय अंगों का अध्ययन किया है। और इन्हीं क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व में सबसे प्रमुख, सबसे पहली विकसित संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन में रही है। तो उस ब्रिटेन में उस संसदीय व्यवस्था का ही एक अभिन्न पहलू है, वो है दलीय प्रणाली। और दलीय व्यवस्था, यद्यपि कई विचारकों ने दलविहीन प्रजातंत्र का भी एक सिद्धांत दिया, जैसे अपने यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने दलविहीन प्रजातंत्र का सिद्धांत दिया। लेकिन सामान्यतः देखें तो संसदीय व्यवस्था के अंदर दलों की भूमिका बहुत निर्णायक हो जाती है लोकतंत्र को बचाए रखने में, या लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को आगे रखने में, लोकतांत्रिक संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने में, और कुल मिलाकर जनमत के निर्माण में। तो दलीय प्रणाली एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, और इसलिए संसदीय व्यवस्था के अंदर दलीय प्रणाली को बहुत महत्व दिया जाता है। और ब्रिटेन, जहां पर ये संसदीय व्यवस्था सबसे पहले विकसित हुई, वहां दलीय प्रणाली भी हम देखते हैं कि सबसे पहले विकसित होनी शुरू हुई। आज जो वहां दलीय प्रणाली है, जो दो प्रमुख दल हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदारवादी दल, एक लेबर पार्टी, श्रमिक दल, और तीसरी एक पार्टी भी है जो कि कभी कभी निर्णायक भूमिका में होती है। हालांकि सामान्यतः वहाँ द्विदलीय व्यवस्था ही है। और वहाँ पर इन जो कंजर्वेटिव पार्टी है, अनुदारवादी दल, और लेबर पार्टी है, श्रमिक दल, इनके बीच में ही बारी बारी से सत्ता का हस्तांतरण होता है। लेकिन कभी कभी, जैसे 2010 में, वर्ष 2010 में, जब दोनों ही दलों को बहुमत नहीं मिल पाया था, क्योंकि संसदीय व्यवस्था बहुमत के आधार पर चलती है, ये भी हम सभी जानते हैं। तो जब दोनों ही दलों को बहुमत नहीं मिला था, तो उस समय लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो तीसरा ध्रुव है एक, वो उसने काफी निर्णायक भूमिका निभाई, और फिर कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की साझा सरकार भी बनी थी। तो ये लेकिन बहुत रेयर है। लगभग पिछले 6-7 दशकों में देखें तो कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से या तो कंजर्वेटिव पार्टी या लेबर पार्टी अपने अपने दल की बहुमत की सरकार बनाती रही है। हालांकि वहां कोई दलों को बनाने पर रोक नहीं है। वहां पर लगभग 10 या उससे भी अधिक दल के उम्मीदवार खड़े होते रहे। लेकिन ये दो जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, यही मुख्य रूप से निर्णायक भूमिका में है। और इसलिए राजनीतिक दलों की इतनी अहम भूमिका है संसदीय व्यवस्था में कि जेनिंग्स ने कहा है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था का प्रारंभ और अंत राजनीतिक दल से ही होता है, दलीय प्रणाली से ही होता है। तो दल का वहां पर इतना बोलबाला है। हम जानते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली में, जैसे अमेरिका में, दल तो है, राजनीतिक दल वहां भी है, लेकिन क्योंकि कार्यपालिका का अस्तित्व व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इसलिए दलों का महत्व भी उस अनुपात में कम हो जाता है। और सामान्यतः चुनावों के समय ही दल उभर कर आते हैं। लेकिन ब्रिटिश शासन व्यवस्था हो या कोई अन्य संसदीय व्यवस्था हो, जैसे भारत, यहाँ पर दलों का अस्तित्व, दलों का कार्य और दलों के क्रियाकलाप वर्ष पर्यंत चलते रहते हैं। तो इसलिए दलों की बड़ी निर्णायक भूमिका हो जाती है कि स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन की तरह हो जाते हैं ये राजनीतिक दल, और दलीय प्रणाली लोकतंत्र का बड़ा आधार स्तंभ साबित होता है। ब्रिटेन में अगर देखें तो ब्रिटिश जो दलीय प्रणाली है, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इसका उल्लेख मैं करूंगा। सबसे पहले, ब्रिटेन में सामान्यतः द्विदलीय प्रणाली है। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था जो विकसित हुई संसदीय व्यवस्था के विकास के साथ, खासकर 1688 के बाद, गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, तो वो विकसित होती गई। सबसे पहले हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में कैवेलियर्स और राउंड हेड्स नाम से, कैवेलियर्स जो थे वो राजसत्ता के समर्थक थे, राजतंत्र के समर्थक थे, और राउंड हेड्स जो थे वो सामान्यतः संसदीय व्यवस्था के समर्थक माने जाते थे। तो इस नाम से वो एक दलीय विभाजन हो गया था 17वीं शताब्दी के ही लगभग अंत तक। और उसके बाद जो है
संसद की सर्वोच्चता जब स्थापित हुई गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, तो धीरे धीरे टोरी एंड विग इन दलों को, कैविलियर्स एंड राउंडहेड जो है वो, उनको टोरी तथा विग इस नाम से जाना जाने लगा। 1832 में जब सुधार अधिनियम हुआ, उसके बाद से ये दल धीरे धीरे अनुदार दल और उदार दल यानी कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी, दो पार्टियां विकसित हुई। और बाद में 20वीं शताब्दी में कहते हैं कई लोग कि मार्क्सवाद का जो पूरा एक इतिहास था, मार्क्सवाद की जो पूरे एक हवा चल रही थी, उसी के प्रभाव में आकर ब्रिटेन में धीरे धीरे श्रमिक दल, मजदूर दल का उदय हुआ। हालांकि लेबर पार्टी ने कभी भी मार्क्सवाद का खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन मार्क्सवाद के समाजवादी सिद्धांत को अपनाया, सुधारवादी सिद्धांत को अपनाया। तो उस श्रमिक दल का उदय हुआ और धीरे धीरे ब्रिटेन में दो ही प्रमुख दल रह गए, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। और अब भी यही व्यवस्था है। तीसरा जो दल मैंने बताया, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो है, बट वो सामान्यतः बहुत ही अल्प संख्या में सीटें जीतता रहा है, इसलिए निर्णायक स्थिति में नहीं रहा। सिर्फ 2010 में जो है चुनाव हुए थे, उसमें अपवाद स्वरूप ऐसा हुआ था। तो द्विदलीय प्रणाली है और सामान्यतः ये ऐतिहासिक रूप से द्विदलीय प्रणाली ही रही है। दलीय व्यवस्था की एक और विशेषता ये है कि जो दलों का संगठन है वो बहुत ही सुदृढ़ है और वो केंद्रीकरण पर आधारित है, यानी कि वो जो है कुल मिलाकर ब्रिटिश राजनीतिक दलों की शक्ति जो है वो केंद्रीकृत यानी एक शीर्ष संगठन में निवास करती है और वहीं से समस्त दलीय व्यवस्था का संचालन होता है, सदस्यों का संचालन होता है, कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं। तो एक केंद्रीकृत दलीय व्यवस्था है जहाँ शीर्ष संगठन बहुत निर्णायक हो जाता है। हमने ग्लैडस्टोन को देखा, हमने चर्चिल को देखा, हमने एटली को देखा, हमने मार्गरेट थैचर को देखा, हमने जॉन मेजर को देखा, टोनी ब्लेयर को देखा, अभी बोरिस जॉनसन है। तो ये जो है ना, ये बहुत ही शीर्ष नेतृत्व बहुत निर्णायक स्थिति में होता है। तीसरी एक विशेषता और है कठोर अनुशासन, यानी दलीय व्यवस्था की ही अपनी एक विशेषता है कि अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं होगा तो शायद दलों में बिखराव बहुत तेजी से होने लग जाएगा। तो अनुशासन आवश्यक भी है और ब्रिटिश व्यवस्था में ये दिखती भी है। सामान्यतः अमेरिका जैसे अध्यक्षीय प्रणाली में अनुशासन देखने को नहीं मिलता है कि भाई एक राजनीतिक दल ये कहता है कि इस किसी विषय पर इस पार्टी के मेंबर्स को वोट देना चाहिए इसके पक्ष में, लेकिन वो फिर भी विपक्ष में देते हैं। इतना अनुशासन नहीं है। लेकिन संसदीय व्यवस्था होने के नाते यहाँ व्हिप की व्यवस्था है, यहाँ सचेतक की व्यवस्था है। भारत में भी हम देखते हैं, ब्रिटेन में भी है, पार्टी व्हिप्स है जो एक दलीय आदेश की तरह है और जिसके निर्देशों का पालन करना ही होता है। तो ये अनुशासन बहुत ज्यादा कठोर होता है, ब्रिटेन में भी है। फिर नेतृत्व, अब ब्रिटिश जो दलीय प्रणाली है उसका एक बहुत ही खास महत्व है कि नेतृत्व जो है वो बहुत ही एक लीडिंग फैक्टर होता है महादलीय प्रणाली में। वो लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि वो कुल मिलाकर दलों का एक मार्गदर्शन करता है, दलों को का अगुवा है, दलों को आगे कैसे ले जाए। ये मैंने जिनके भी नाम लिए, चर्चिल हो, एटली हो, थैचर हो, ग्लैडस्टोन हो या जो भी हो, उन्होंने दलों को लीड किया, अपने अपने दलों को। फिर उसके बाद एक और विशेषता है कि श्रमिक दल यद्यपि समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है, सुधारवादी सिद्धांत पर, लेकिन राजनीतिक दलों की वर्गीय प्रकृति नहीं है वहां पर कि वर्गों के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हो। वहां बहुत सामंजस्यकारी है और इसमें कोई वर्गीय विभाजन नहीं देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया, एक और तत्व है विशेषता में कि सक्रियता निरंतर बनी रहती है और संयम और समझौते की प्रवृत्ति होती है, संघर्ष का अभाव होता है। ये जो है ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषता है। जो दो प्रमुख दल हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदार दल, ये कुल मिलाकर एक लगभग जो है ना ब्रिटेन में परंपरागत आचार विचार और रीति रिवाजों को बनाए रखते हुए लोकतंत्र को आगे ले जाने का एक पक्षधर दल है, जिसमें सम्राट, राजमुकुट, पूंजीवादी वर्ग इत्यादि के हितों की रक्षा इत्यादि, ये जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्य मैनिफेस्टो, मुख्य घोषणा पत्र में भी रहे हैं। हालांकि 1975 में इस दल की नीति में परिवर्तन हुए
और धीरे धीरे इसमें जो है किस प्रकार से अपने कल्याण लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप किस तरह से परिवर्तन किया जाए, वो 1975 के बाद से देखने में मिलता है। 1975 के बाद से मार्गरेट थैचर 1977 में सत्ता आई, और मार्गरेट थैचर का युग जो है वो बहुत ही एक प्रकार से पूंजीवाद का बहुत बड़ा युग माना जाता है। हालांकि इस दल में भी जो है वो समय समय पर सुधार की मांग उठती रही है। इसी इसका एक अपना संगठन भी है, जिसमें ऊपर से संसदीय दल से लेकर नीचे जो निर्वाचक मंडल होता है, यानी जो आम जनता होते हैं उनकी कैसे भागीदारी होती है, उसकी पूरी एक संरचना बनी है। सेम जो 1899 में स्थापित जो श्रमिक दल की शुरुआत 1899 में एक मजदूर प्रतिनिधि मंडल से होता है, और 1906 में इसका नाम मजदूर दल यानी श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी रख दिया जाता है। ये सिद्धांत, जैसा कि मैंने पहले बताया कि श्रमिक दल का मूल दर्शन जो है वो समाजवाद है, यानी उद्योगों में परिवर्तन, पूंजीवादी संरचना में जन कल्याण के हेतु परिवर्तन, है ना। और जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है लाभों का, वो बड़ा समान होना चाहिए। ऐसे सभी कार्यक्रमों के आधार पर ये पार्टी मजदूर दल, श्रमिक दल जो है वो है। और बहुत अवसरों पर, चाहे वो टोनी ब्लेयर का हो या पहले भी, मजदूर दल जो है, लेबर पार्टी, वो सत्ता में रही है। तीसरा एक प्रमुख दल, जैसे मैंने बताया, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस दल का अस्तित्व बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 20% के आसपास जो है वो इसको मत मिलता रहा है। लेकिन 2010 में ये वाकई में निर्णायक स्थिति में पहुंच गया था, जब इसके नेता निक क्लेग ने एक 22% तक वोट ये लेकर आने में सफल रहे थे, और साझा सरकार बनी थी कंजर्वेटिव पार्टी के साथ में। इसके अलावा भी कुछ साम्यवादी दल भी हैं, कुछ छोटे दल भी हैं, लेकिन उनकी भूमिका जो है बहुत ही लगभग वो लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड। तो ये सारे दलीय व्यवस्था के तहत ब्रिटेन में लोकतंत्र को, संसदीय व्यवस्था को संचालित करते हैं। और हम देखते हैं कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का अनुसरण प्रायः जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं, यानी ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्व देश हैं, वो सभी लगभग इस तरह की प्रक्रिया का ही अनुसरण करते हैं। दलीय प्रणाली के बाद अब अपन जो है ना ब्रिटिश संविधान शासन व्यवस्था का लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, और इसके बाद जो है अपन अब अमेरिका के ऊपर आएंगे अगले व्याख्यान।